नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं बोल बच्चन और टाइम आ चुका है कि जो सबसे बड़ी खबरें रहीं मंगलवार के दिन हम उनका एनालिसिस करें। कौन-सी वो 5 बड़ी खबरें थी जिनका हमें आज ज़िक्र करना है और आप भी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। पर उससे पहले स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो राकेश जी, आज की खबरें तो बड़ी दिलचस्प हैं सारी। एक-एक करके अगर हम डिस्कस करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बड़ा ज़बरदस्त हमला बोला है और ये माना जा रहा है कि वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के जितनी आबादी उन्हें उतना हक वाले बयान पर बिना नाम लिए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में भूख के लिए एक नई भाषा बोलनी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने सत्ता भूख के और सत्ता हथियाने के लिए एक नई भाषा का उपयोग अब किया है। आजकल क्या कह रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक। पीएम मोदी ने कहा मैं जरा पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने ये वाक्य लिख कर दिया है उसने सोचा है कि क्या जब तुम कह रहे हो तो कांग्रेस की मूलभूत नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हो। उन्होंने आगे कहा कि जब आप कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, इसका मतलब ये हुआ कि अब कांग्रेस घोषणा करें कि क्या वो अल्पसंख्यक के विरोधी हैं। कांग्रेस साफ करे कि आप दक्षिण भारत के विरोधी हैं। मैं सिद्ध करता हूं कि उनकी ये सोच दक्षिण भारत के साथ घोर अन्याय करने वाली सोच है। ये नई सोच अल्पसंख्यकों की पीठ में छुरा भोंकने वाली सोच है। तो ये बहुत बड़ा बयान पीएम मोदी का, क्योंकि जितनी आबादी उतना हक, उन्होंने सही कहा कि अगर इसको राइट मान लिया जाए तो इंडिया में किसकी आबादी भारत में सबसे ज्यादा वो सभी जानते हैं। तो कांग्रेस क्या ये मानती है? अगर ये मानती है तो आज तक वो जो अल्पसंख्यकों को सेकुलर सेकुलर कह के वोट लेती आई है, तो फिर उसका क्या होगा? जी। देखिए, कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की मानसिकता, इसको लेकर के कहीं कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस जिस तरीके से नीतियां बना रही है, जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले पैतरे बदल रही है, उससे तो यही लगता है कि देश में और समाज के भीतर फूट डालो और राज करो। समाज को बांटो, समाज को टुकड़ों में विभाजित करो, लोगों के बीच जाति और धर्म के नाम पर भेद पैदा करो और वोट बटोरो। यानी कि कल तक ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति का विरोध कर रहे थे, समाज को बांटने वाली कार्रवाई बता रहे थे, और आज जब इनको सत्ता की सीढ़ी इस रास्ते से करीब नजर आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि जिसका जिसकी जितनी आबादी उतना हक। इसका मतलब यह है कि आप अगर जनसंख्या में ज्यादा हैं तो आप हर जगह आपका राज है, और जनसंख्या में कम है यानी कि जिनकी आबादी कम है, क्या उनको इस देश में रहने का, जीने का या समान अधिकार का हक नहीं है? हम तो इस बात के पक्षधर हैं, और एक कहते हैं कि एक सजग नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है और फर्ज है कि हम समानता की बात करें, हम सबको साथ लेके चलने की बात करें, हम समाज को तोड़ने की बात ना करें, हम समाज को बांटने की बात ना करें, हम समाज को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करने की बात ना करें। एक राजनीतिक दल होने के नाते, एक कहते हैं ना कि राजनीतिक नेता के तौर पर, और समाज में एक पॉजिटिव जो एक कहते हैं ना कि एक सकारात्मक भागीदारी होती है, उसके नाते भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ फायदे और नुकसान को ध्यान में रख करके समाज को तोड़ना, समाज को बांटने की बात करना, या समाज में फूट डालने की रणनीति के जरिए सत्ता हासिल करने की कवायद करना, अपने आप में जो है इस बात को दिखाती है कि आपके पास समाज के लिए, समाज के विकास के लिए कोई और रास्ते नहीं बचे हैं, और आप इसको एन क्रेन प्रकारेण आप किसी तरीके से, आपका एकमात्र मकसद सत्ता हासिल आना है, जो कि समाज के हित में नहीं है। सही कहा आपने, कभी जाति जनगणना की बात तो कभी जितनी आबादी उसके हक की बात, सबके लिए क्यों नहीं। जैसे प्रधानमंत्री पहले दिन से कहते आ रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ये कहने में एतराज क्यों है? वोट बैंक की राजनीति क्यों करते हैं? क्या आपको ये नहीं पता कि लोग अब समझ चुके हैं? आप कभी एक वर्ग का साथ लेंगे, कभी एक धर्म का साथ लेंगे, अब वोट बटोर लिया आप दूसरे का साथ देंगे, और कभी आप सनातन या हिंदू को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। और अभी कल परसों की ही बात है जब हिंदू शब्द पे बहुत लंबे-लंबे शब्द और परिभाषा राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दी थी। पर ये पूछना चाहिए कि जब सनातन को गाली पड़ रही थी और आपकी ही पार्टी के लोग भी दे रहे थे, तब आप कहाँ पे थे?
तब क्यों नहीं बोल रहे थे? अब आज बड़ा आप हिंदू को शब्द को लेके बोल रहे हैं। देखिए रोहित जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, वहां इनको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद इन्होंने पिछड़ा और दलित में समाज को बांट करके राजनीति करने की कोशिश की, वहां जनता ने इन्हें नकार दिया। अब जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो अब ये समाज को जातियों में बांट करके या आबादी के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, और इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। हम समाज में एक सकारात्मक सोच, समाज को साथ लेकर चलने की सोच, समाज में हर किसी को बराबरी का दर्जा और लोगों को ये एहसास दिलाना कि हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, हम जी, भारत के लोग हैं, हमें जी, समान जी, संवैधानिक आधार है और संविधान ने हमें हर वो चीज दिया है जिसके हम हकदार हैं, और वो जो संविधान ने जो दिया वो बराबरी का हक है। तो हम इस मूल भावना को लेकर के समाज और देश और आम लोगों के सामने क्यों नहीं जाते कि हम बार बार जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सब तो भारतीय राजनीति और देश को विकास की बजाय 4 कदम पीछे ले जाने वाली एक बात है। तो इन सब चीजों से हमें परहेज करना चाहिए और हमें उस मूल भावना को, उस मूल धारणा को लोगों के सामने रखना चाहिए कि समाज एक है, देश एक है, लोग एक हैं और सबको समान अधिकार है। और राजनीति में, सरकार में, हर जगह जो परिभाषा है वो इस रूप में उभर कर सामने आनी चाहिए कि देश और समाज सरकार के लिए है और सरकार जो है वो देश और समाज के लिए है, और सबके प्रति सरकार का नजरिया एक समान है। उसी तरीके से राजनीतिक दल को भी अपनी सोच में इस बात को बिठाना होगा कि जब वो समाज के बीच जाए, जब वो लोगों के बीच जाए, जब वोट मांगने के लिए जाए या वोट मांगने से पहले की जो रणनीति बनाए, उस रणनीति में भी ये बात साफ होनी चाहिए कि उनका नजरिया और उनका दृष्टिकोण समाज और आम लोगों के प्रति एक है, न कि समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके वो वोट की खातिर ऐसी बातें करें। जी, सही कहा आपने। और कांग्रेस की हमेशा ये कोशिश रही है, कभी धर्म, कभी जाति के नाम पे ऐसी चीज़ें, और 10 साल का रिजेक्शन है लोगों का, फिर भी अगर आप इन्हीं चीज़ों पे बने रहेंगे, तो मुश्किल होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पासा फेंका है, उसके विषय में कुछ प्रशांत किशोर ने कहा है, उन्हीं के बड़े पुराने साथी हैं। प्रशांत किशोर ने मंगलवार को जातिगत गणना पर नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो लोग जातीय गणना करवा रहे हैं, इनको समाज की बेहतरी से कोई लेना-देना नहीं है। जातिगत गणना को अंतिम दांव के रूप में खेला गया है, ताकि समाज के लोगों को जातियों में बांटकर एक बार फिर किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। नीतीश कुमार 18 वर्ष से सत्ता में हैं, पर अब क्यों जातीय गणना करवा रहे हैं? नीतीश कुमार को 18 वर्षों से याद क्यों नहीं आ रहा? दूसरी बात, जातीय राज्य सरकार का विषय है ही नहीं। प्रशांत किशोर ने बताया कि जातियों की गणना मात्र से लोगों की स्थिति नहीं सुधरेगी। बिहार के 13 करोड़ लोग जातीय गणना के मुताबिक सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये जानकारी सरकार के पास है, इसे क्यों नहीं सुधारते? दलितों की गणना आजादी के बाद से हो रही है, उसकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे? उनके लिए आप क्या किया? मुसलमानों की गणना हुई तो उनके हालात सुधारने के लिए क्या किया? और इसके साथ साथ आज सर्वदलीय बैठक भी हुई, और जिसमें कहा जा रहा है कि सभी दलों ने ज्यादातर इस जो ये जातीय गणना हुई है उसको लेकर बहुत सारी खामियां गिनाई। लेकिन आप क्या कहेंगे? पीके ने तो सीधा हमला कर दिया। देखिए, पीके ने जमीनी सच्चाई को बयां किया है। पीके ने साफ साफ तौर पर इस बात को उजागर किया है कि जनगणना या जातीय गणना कोई पहली बार नहीं हो रही है, और ये आंकड़े कोई पहली बार हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, या ये आंकड़े हमसे छुपे हुए नहीं हैं, सबको पता है। लेकिन इस गणना का समय और इस गणना का मकसद, ये दोनों जो है अपने आप में बड़े सवाल पैदा करता है। जिस तरीके से चुनाव के ठीक पहले आनंद फानंद में इस चीज को जनता के सामने लाया गया, या जिस तरीके से सरकार ने तुरंत तुरंत इसकी कहते हैं ना कार्रवाई करके अदालत में जाके, अदालत के बाद इसको 2 चरणों में पूरा करके और तुरंत रिपोर्ट जारी कर दिया, इसका मकसद जनता की भलाई नहीं है। इसका मकसद सत्ता की कुर्सी पाने के रास्ते में आने वाली मुश्किलों को दूर करना है, क्योंकि ये इनको ये समझ में आ गया है कि जनता के सामने अब ये जाए तो किस मुंह से जाए। नीतीश कुमार की जो छवि है वो ये है कि बिहार में
कुछ समय वो बीजेपी के साथ होते हैं, कुछ समय वो आरजेडी के साथ होते हैं। पहले बीजेपी को कोसते हैं, फिर बीजेपी से दोस्ती कर लेते हैं, फिर आरजेडी को कोसते हैं, और फिर जब बीजेपी से उनकी बात नहीं बनती तो फिर उसी आरजेडी के पास जाके बैठ जाते हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। तो सत्ता के लिए जो नेता कभी इस पाले में कभी उस पाले में बार बार पाला बदलता रहा हो, उसके लिए ऐसी चीजें करना जो है वो कोई मायने नहीं रखता। वो ऐसी क्या, इससे भी अगर कोई और बड़ी चीज उनको करनी पड़े और उनको ये लगे कि इससे उन्हें सत्ता मिल सकती है, तो वो भी करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। तो देश ये सब कुछ देख रहा है, समाज सब कुछ देख रहा है, और खासतौर से बिहार के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीतिक तौर पर बहुत ही संवेदनशील होते हैं। यानी कि उनको ये पता होता है कि राजनीति में क्या सही है और क्या गलत है, और वो इस बात को भली-भांति समझते हैं। और नीतीश कुमार को तो उन्होंने जाँचा है, परखा है, देखा है और समझा है। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार की छवि को लेकर के जनता के आईने में उनकी तस्वीर बिल्कुल पाक साफ है। लोग उनको भली-भांति समझ चुकी है। लोग क्या फैसला करते हैं, ये आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति है, उसमें जिस तरीके से राज्य सरकार और नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो जिस तरीके के फैसले ले रही है, वो उस फैसले से ये साफ हो गया है कि गरीब, दलित या समाज के किसी भी एक वर्ग का भला होने की उम्मीद तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये साफ-साफ दिख रहा है कि सरकार किस तरीके से समाज को टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट करके, सरकार किस तरीके से आम जनता को जातियों में बाँट करके, यानी कि आपको समाज को एक करने की बजाय समाज को तोड़ो और राज करो। ये वही स्थिति है जब 1947 से पहले अंग्रेज और ब्रिटिशर्स जो है वो फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। तो वो स्थिति अब नहीं है। जब आज से कहते हैं कि करीब-करीब 70-75 साल पहले 1947 से पहले जब ये स्थिति नहीं थी और जनता ने अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया, तो आज तो स्थिति काफ़ी अलग है, भिन्न है। और ऐसे में नीतीश जी ये भूल रहे हैं कि अभी चुनाव आने वाले हैं। तो जनता अगर ये समीकरण समझ गई, जनता अगर उनकी सोच समझ गई, जनता उनका मकसद समझ गई, तो जनता वही हाल करेगी जो जनता ने 1947 में ब्रिटिशर्स का किया था, अंग्रेजों का किया था। जी, एक बात तो है कि डाटा से किसी की ज़िंदगी नहीं सुधरेगी। अगर आँकड़ों से ज़िंदगियाँ सुधरती, तो फिर तो हर कोई ये आँकड़े ले आता। और सही कहा पीके ने कि 18 साल पहले आप कहाँ थे और अब आँकड़े आ गए हैं, तो अब इसके लिए चर्चाएँ होती रहेंगी या उस वर्ग के लिए कुछ होगा भी जिसके लिए होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा राकेश जी, क्या अब क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि राजस्थान में भी ये घोषणा हो सकती है कि हम भी कराएँगे, एमपी वाले भी जहाँ-जहाँ चुनाव है, तो क्या जनता को नहीं ये समझ आता है कि बस ये इन्होंने जातीय गणना को अब एक अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाना है, हमें दिखाना है भैया देखिए हम भी ले आए ये और करने वाले हैं आपके लिए। तो मुझे लगता है इस बार जनता को सवाल करना चाहिए कि आपने पहले क्यों नहीं किया? ऐसा तो नहीं है कि पहले कभी आप सरकार में ना रहे हों। खास करके छत्तीसगढ़, राजस्थान जहाँ-जहाँ कांग्रेस की सरकार है और जहाँ एमपी में नहीं भी है तो कभी तो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर जनता सामने से सवाल पूछेगी कि भाई साहब एक तो ये कि ये डाटा करेगा क्या? मेरा सुधार कैसे होगा? और पहले क्यों नहीं किया आपने? देखिए, जनता जो है वो जनता तो सवाल करेगी ही, और जनता का सवाल जो है वो चुनावी नतीजों के रूप में सामने आना लगभग तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप सर्वे सर्वा हैं, आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप इतने दिनों से चुप्पी साध के क्यों बैठे हुए थे? अब जब आपका कार्यकाल खत्म होने को है और चुनाव सिर पे है, तो आपको हर वो बात याद आ रही है जो कि आपको चुनावी फायदे के रूप में दिख रही है। आपके सामने विकास के नाम पे आपने पिछले करीब 5 सालों में क्या किया, अगर इसकी बात की जाए, तो आपके पास ढिढोरा पीटने के सिवा और कुछ नहीं है। आप ये छोटी-सी बात समझने की कोशिश कीजिए कि जनता आपसे रोज़गार की उम्मीद करती है, जनता आपसे शिक्षा में सुधार की उम्मीद करती है, जनता आपसे सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की माँग करती है, जनता आपसे सुशासन की बात करती है, जनता आपसे कानून व्यवस्था की उम्मीद करती है। तो इन सब मोर्चों पे नीतीश जी की सरकार कितनी कामयाब रही है, इसको लेकर के राज्य की जनता भली-भांति परिचित है। और जब कुछ नहीं समझ में आया, जब हर मोर्चे पे सरकार एक के बाद एक जो है वो चारों खाने चित्त हो गई, उसके बाद सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था और आखिर में कैसे सत्ता की जो सीढ़ी है, उसपे हम अपनी पकड़ बना सकें या सत्ता की कुर्सी को कैसे हम हासिल करें। तो उस कवायद का ये आखिरी कहते हैं ना कि आखिरी दाँव खोला गया। का इक्का है कि समाज को बाँटो
जाति में बांटो और वोट हासिल करो। तो ये उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। और प्रशांत किशोर ने बिल्कुल सही कहा है कि आप 18 साल तक सो रहे थे क्या? आपको तब जाति नजर नहीं आई, तब आपको ये जातीय गणना नजर नहीं आई। अब जब चुनाव सिर पे है और हर मोर्चों पे आप फ्लॉप हो चुके हैं, तो फिर आप जातीय गणना का सहारा लेकर के चुनावी नैया को पार कराने में जुटे हैं। सही बात है। पहले जनगणना करवा लिए होते, इतने साल से थे, तो अब तक तो सुधार हो भी जाता। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि दादा कुछ नाराज चल रहे हैं। दादा यानी अजीत दादा, ऐसी खबर है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम शिंदे और फडणवीस दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उधर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है, क्या इस दिल्ली दौरे के पीछे अजीत पवार की नाराजगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बढ़ता दबाव है। राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात के चलते यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार नाराज हैं, तो राज्य की कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। लंबित मंत्रिमंडल विस्तार और गार्जियन मिनिस्टर पद की उलझन न सुलझने के कारण शिंदे फडणवीस पर एनसीपी और से काफी दबाव है। इसी के चलते दोनों के दिल्ली दौरे की चर्चा है कि राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा जरूरी है। देखिए, अब ये खबर तो ज़रूर है। हमने सुना था कि गणपति उत्सव के दौरान भी शायद उन दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, पर सबको पता है कि किस तरीके से पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल, फिर उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव, बीजेपी बिज़ी ज़रूर है बहुत ज़्यादा, सभी बड़े नेता काफ़ी बिज़ी हैं। और अब जो है वो दिल्ली पहुँचे हैं खुद मिलने के लिए शिंदे साहब और फडणवीस साहब। तो आपको लगता है कि अब जल्द मंत्रिमंडल विस्तार भी दिखेगा और अजीत जी की नाराज़गी भी दूर हो जाएगी? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त जो है वो 56 छुरी 72 पेच एक कहावत है, ठीक है? तो कुछ उसी तरीके से घूम रही है। इसमें कई पेच हैं, इसमें कई लेयर्स हैं, कई तरह के समीकरण हैं। बीजेपी के अपने समीकरण हैं और जो मुख्यमंत्री शिंदे की जो शिवसेना है उसके अपने समीकरण हैं। अजीत पवार के अपने गुणागणित हैं और जो सरकार है उस सरकार को सही दिशा देने में किस तरीके से तीनों गुट जो है आपस में मिलकर के साथ चलें, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। और इस चुनौती को देखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है और इसको सही दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कई बार तनाव की स्थिति बनती है, कई बार खींचतान की स्थिति बनती है और उसी के बीच जो कहते हैं ना कि आपस में नाराजगी भी होती है, फिर उसका सुलह भी होता है। तो ये जो सिलसिला है, सरकार बनने के बाद से ये सिलसिला लगातार बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो हैं, वो एक संयम और साहस का परिचय दे रहे हैं। यानी कि दोनों खेमों को मिलाकर के सरकार को सही दिशा में चलाने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की हुई है और उनकी यही इसी कोशिश का नतीजा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो शिवसेना और जो शिंदे गुट का जो शिवसेना, यानी कि आप ये समझिए कि महाराष्ट्र ये जो कहते हैं ना कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें एनसीपी जो है, एनसीपी से अलग कौन हुए थे? एनसीपी से अलग हुए थे शिवसेना के शिंदे गुट के नेता। उन्होंने एनसीपी को नकारा था। लेकिन अब उसी गुट के, उसी एनसीपी का एक बड़ा धड़ा जो है वो सरकार के साथ है। तो जाहिर सी बात है मनमुटाव तो होना लाजमी है। लेकिन इन सब के बावजूद ये उलझन और उस उलझन का जो कहते हैं ना सुलझाने की जिम्मेदारी और फिर उसको लेकर के आगे बढ़ने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने उठा रखी है और इसीलिए सरकार कभी उलझन में आती है, कभी सुलझन में आती है। और जो मंत्री पद है, मंत्रिमंडल में विस्तार की जो बातें हैं या मंत्री के विभागों के आवंटन की जो बातें हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के खींचतान होना स्वाभाविक है। गठबंधन की सरकार में ये आम बात है। हाँ, हालांकि विस्तार एक बड़ी घटना होती है या विस्तार एक कहते हैं ना कि इसको लेकर के आला कमान की सहमति भी जरूरी होती है। तो इसलिए फडणवीस जी और जो शिंदे या फिर मान लीजिए कि अजीत पवार जी वो अपने नेताओं के संपर्क में है, तो ये होना लाजमी है। सही कहा आपने। और इस बीच ये भी सुनने को मिला कि फडणवीस साहब ने ये भी बोला है कि बीजेपी क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में है, तो अगर कुछ त्याग करना भी पड़ा तो जाहिर सी बात है वो भी होगा। ये बहुत बड़ी बात एक उन्होंने बोली है और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में न सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार दिखेगा बल्कि अजीत पवार की नाराजगी भी दूर होगी। ऐसी खबरें भी हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बड़ी 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 जी। बात आपने कही है कि
बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है और अगर त्याग करने की बारी आई तो वो त्याग भी करेगी और त्याग भी किया है। आप सोचिए बीजेपी के पास जो नंबर गेम है, जो संख्या है, संख्या जी, में उसमें अधिक होने सीएम के बन बावजूद सकते थे। जी, जी, हाँ, बन सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बड़े भाई की भूमिका निभाई और खुद जो है सो डिप्टी सीएम बने और एकनाथ शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री सीएम बनने दिया। ये बड़ी बात है। सही कहा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खबर बड़ी दिलचस्प है, वैसे तो इस मंगलवार सुबह ही ये खबर आ गई थी और भारत और कनाडा के बीच गतिरोध जारी है और उसी बीच भारत ने ऐसा माना जा रहा है कि 40 और राजनयिकों को वापस भेजने के लिए कहा है, वापस आप ले जाइए यहाँ से कनाडा के, ऐसा भारत ने कह दिया है। हालाँकि भारत सरकार ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। भारत में कनाडा के 62 राजनयिक काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 40 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा गया है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत में कनाडा के राजनयिक स्टाफ भारत के कनाडा में मौजूदा राजनयिक स्टाफ से बड़ा है और इसमें समानता होनी चाहिए। इससे पहले भारत ने कनाडा के 2 नागरिकों की वीजा सेवाएं निलंबित कर दी। तो सीधी बात है कि अब एक तरह से ये दिखा दिया गया है कि भाई साहब ये वो वाला भारत नहीं है जो एक लंबी सी इंग्लिश में स्टेटमेंट देगा, दिस इज रॉन्ग दैट इज राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुछ ही दिनों में जिस तरह से पहला फैसला उनके जो डिप्लोमेट्स सीनियर डिप्लोमेट हैं उनको वापस भेजा गया, दूसरा फैसला वीजा रद्द, कैनेडियन सिटीजन भारत में नहीं एंटर कर सकते, तीसरा फैसला एडवाइजरी जो जारी की गई जो भारत के नागरिक वहां पे है आप ध्यान से रहिए किस तरह से रहना है, और अब ये चौथा फैसला जो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर भी है और सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि 40 राजनयिकों को वापसी का रास्ता दिखा दिया गया है एक हफ्ते के अंदर अंदर, यानी 10 अक्टूबर तक। तो भारत अब सामने से ये बता रहा है कि सिर्फ संसद में जाके आप अगर बयान दे दीजिएगा तो उससे बनेगा कुछ नहीं ट्रूडो साहब, ये झेलना पड़ेगा सब कुछ। देखिए कनाडा ने उड़ती तीर अपने ऊपर ले ली है। कनाडा ने एक ऐसे मुद्दे को हवा दे दी है जिसका जिसका कोई औचित्य ही नहीं था। बेस ही कनाडा को नहीं। अपनी गलती सुधारने का और कनाडा को अपनी ज़मीन पे जो उग्रवाद या आतंकवाद या डराने, धमकाने और अपराध से संबंधित जो मामले हैं, उस पे अमल करना चाहिए था, उसको दूर करना चाहिए था। बजाय इसके कनाडा ने बिना आधार के भारत के ऊपर आरोप मढ़ दिया। ये अपने आप में जो कहते हैं ना राजनीतिक अपरिपक्वता, कहते हैं कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन की बजाय आप ऐसे बयान दे रहे हो जिसका कोई आधार नहीं, जिसके बारे में कोई कहते हैं कि आपसे अगर सबूत मांगा भी गया, आपसे कहा भी गया कि ठीक है, आपने बयान दे दिया, आप मुझे सबूत दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे, हम देखेंगे, परखेंगे, तो आपने हाथ खड़े कर दिए, आप खामोशी की चादर ओढ़ लिए। और जब आपको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत ने एक के बाद एक कनाडा को बेनकाब करना शुरू किया, तो फिर आप भारत से करीबी रिश्ते की बात करने लगे। तो आप तो अपने बयानों से पलट रहे हैं। आप जो कहते हैं, बाद में उस उन बातों का आपके पास कोई आधार नहीं होता और सबसे पहले आपने भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने को कहा था। भारत ने तो जवाबी कार्रवाई की थी। भारत ने कभी भी एक तरफा कार्रवाई नहीं की। आपने भारत को उकसाया, आपने भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी की, आपने पहले भारतीय राजनयिक को बाहर किया, तब भारत ने जवाब में ये कार्रवाई की। तो और भारत सही को भी है दोष देना राकेश जी, भारत को सही भी दोष देना बैलेंस होना भी चाहिए, इतना बड़ा 62 राजनयिकों का स्टाफ और उन्होंने सही कहा विदेश मंत्री ने कि वहां आप जितना देखिए सारा ना स्टाफ है यहाँ दुनिया पे दुनिया पुलिस रहे। में दुनिया में जो पूरी जो अभी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उसमें भारत की भूमिका देखिए। आप भारत की अर्थव्यवस्था देखिए, भारत की आबादी देखिए और उसके हिसाब से भारत का एक ज़िम्मेदार लोकतांत्रिक देश होने के नाते जो भारत किस तरीके से आपके साथ व्यवहार कर रहा है, भारत ने आपको सबूत दिए, भारत ने आपको लिस्ट दी, भारत ने आपको ऐसे लोगों की सूची दी जो वहाँ पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके नाम का पोस्टर लगा दो, उसके नाम का पोस्टर लगा दो, उसकी हत्या कर दो, उसकी धमकी दे दो। ऐसी सारी चीजें कनाडा में खुलेआम हो रही है और सरकार वहां बैठी हुई है और कार्रवाई के नाम पे जीरो। और कार्रवाई तो छोड़िए, उल्टे भारत पे इल्जाम। तो ये तो उल्टी नदी बह रही है वहां पे और तो ऐसे में तो आप हिंदुस्तान छोड़िए, कनाडा के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। आपने सही कहा, ट्रूडो साहब गलती तो कर बैठे अब उनको फील भी हो रहा होगा पर कर कुछ नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप एक
देश के इतने बड़े पद पे हैं और आपने ये बोल दिया इतनी बड़ी बात जिसका कोई आधार नहीं, कोई बेस नहीं, सबूत आप दे नहीं पाए। अमेरिका को आपने बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया को बोल दिया बचा लो, ऐसा हो गया और कोई उसका सबूत नहीं मिला और उस दिन से अरे आप चुप हैं। कनाडा के पक्ष में न तो ऑस्ट्रेलिया सामने आया, न तो ब्रिटेन सामने आया, न तो तो सबने यही न्यूजीलैंड कहा सामने हमारी नज़र बनी हुई है। अब मन तो आया। रखना ही था ना उनका वो, क्योंकि वो आई-5 कौन सी एक बस संस्था उसमें है, अमेरिका की तरफ से बस एक थोड़ी बहुत बयानबाजी आई वो भी अब कि शांत है। उनको भी पता हाँ, लग गया वो कि भी इसमें अच्छा, है कुछ। क्योंकि ठोस सबूत नहीं है। तो कब तक कहते हैं ना, कब तक जो है ना वो पड़ोसी धर्म कब तक निभाए अमेरिका। तो हुँ, इसलिए शुरुआत में चंद चंद बयानों के बाद अमेरिका भी शांत बैठ गया, वो भी तब जब उसने देखा कि भारत ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिका को, कनाडा को ये चीज समझना चाहिए कि भारत ने किस तरीके से डोकलाम में चीन को पीछे धकेला था। ये वो भारत है जिसने कि लेह और लद्दाख में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये वो भारत है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे दुनिया को और दुनिया के तमाम देशों के नेताओं से आंख में आंख मिला के बात करता है। ये वो भारत अमेरिक है जो आज चांद पे है। ये वो भारत है जो सूरज की तरफ बढ़ चुका है। ये वो भारत है जो अर्थव्यवस्था में, आप याद करिए 1990 का दौर, जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उस समय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और ब्रिटेन से कर्ज लिया था, और उसी भारत ने 30 साल के अंदर ब्रिटेन को 5वें पायदान से पीछे धकेल के 6ठे पायदान पर कर दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था आज 5वें पायदान पे है। तो भारत की जो तरक्की है और भारत की जो सफलता है और कामयाबी है, वो अपने आप में एक इतिहास और एक कहते हैं ना सुनहरा, एक तो अपने आप में इतिहास भारत ने बना ही दिया है और सुनहरे भविष्य की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, कनाडा को समझना चाहिए, दुनिया को समझना चाहिए। और आप कब तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को दबा कर रखेंगे? भारत इस बात को भली भांति जानता है और दुनिया को ये संदेश दे चुका है कि अब वो दिन गए जब यूरोप और अमेरिका मिलकर के पूरी दुनिया की तस्वीर जो है वो तय करते थे कि यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा। अब स्थिति बदल चुकी है और उस बदले हुए स्थिति में दुनिया के तमाम देशों को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और बजाय इसके कि वो मनगढ़ंत बयानबाजी करे, उससे सच्चाई को स्वीकार करके अपने यहाँ की जो मुसीबत है, कनाडा को खुद के यहाँ की मुसीबत दूर करनी चाहिए, बजाय इसके कि भारत के ऊपर झूठे इल्जाम मढ़ने चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ट्रूडो साहब की अपनी लोकप्रियता तो वहाँ पर कितनी कम हो रही है, गिर रही है, रसातल में जा रही है। चुनाव से पहले वो हाथ-पैर मार रहे हैं कि मैं कैसे अपनी लोकप्रियता बनाए रखूँ, डिसअप्रूवल रेटिंग कितनी ज़्यादा है उनकी। ख़ैर, आगे आने वाले दिनों में उनको ज़रूर ये समझ आ जाएगा कि उन्होंने कहाँ पंगा लिया था, क्या गलती की थी। आगे बढ़ते हैं। आज एक खबर आई, न्यूज़ क्लिक जो एक मीडिया अदारा है, जो एक वेबसाइट है, उस पे आज दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और युवापा के तहत ये कार्रवाई हुई। 2 महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि न्यूज़ क्लिक को एक अमेरिकी वामपंथी अरबपति नोवेल राय सिंघम ने फाइनेंस किया था। वे चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग देती है। पहले भी छापे हुए थे, इनकम टैक्स की पूछताछ हुई थी, अब पुलिस ने एक बार फिर की है। मुझे लगता है राकेश जी, पिछले 2-3 सालों में कुछ वामपंथी सोच वालों ने, पत्रकारों ने, कुछ ऐसे पत्रकार जो जो देश की बात करते हैं पत्रकार, उनके लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ की। मैं रोज़ सुनता था गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया का क्या मतलब है? शायद उनका ये मतलब था कि भाई ये तो सरकार की बात करते हैं, ये तो सरकार की गोदी में बैठे हैं। तो अब ये जो चाइना की गोदी में बैठे हैं, तो क्या इनको गोदी मीडिया नहीं कहेंगे? इनके लिए वो टर्म नहीं यूज़ होगी। देश के लिए जो बात करेगा वो तो गोदी मीडिया हो गया और जो चाइना की गोदी में बैठा है, पैसा वहाँ से आ रहा है। आज और सारी कार्रवाई वहाँ पे की गई, यूआपा के तहत कार्रवाई की गई और ये हमारी रिपोर्ट नहीं, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। तो ये गोदी मीडिया कहने वालों को अब थोड़ी-सी तो शर्म आएगी और अंदर झाँक के देखेंगे कि हम भी तो किसी की गोदी में बैठे हैं। या तो कहना बंद कर देंगे किसी को या खुद को भी गोदी मीडिया कहें। देखिए, ये जो है ना, ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है और जिस तरीके से एक के बाद एक परत दर परत चीज़ें खुल के सामने आ रही है और ख़ास तौर से कहते हैं कि जो ये अमेरिकी वामपंथी अरबपति हैं, और आपने देखा होगा भारत जोड़ो आंदोलन के दरमियान भी कुछ चेहरे बार-बार नज़र आ रहे थे और उनके तार भी अमेरिका के एक उद्योगपति से जुड़े हुए पाए गए थे। ठीक है? तो ये जो अमेरिका में बैठे हुए चंद लोग हैं, वो किस तरीके से भारत और भारत की राजनीति और भारत के राजनीतिक दल और यहाँ के चंद नेताओं को फंडिंग करते हैं,
ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, रोहित जी, मैं अभी चूंकि पुख्ता रिपोर्ट नहीं है इसलिए मैं कुछ वामपंथी नेताओं के नाम नहीं लूंगा, लेकिन जैसी खबर सामने निकल के आ रही है उसमें कुछ एक वामपंथी दलों के नेताओं के घर पर भी और उनके कार्यालय पर भी दिल्ली वो पुलिस ने वो मैंने सुनी दबिश थी दी है। राकेश जी, वो खबर सुनी थी और मैं भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस वामपंथी नेता ने ये मीडिया में अपना स्पष्टीकरण दिया था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे एक परिचित हैं और मेरे एक परिचित का बेटा इसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उससे पूछताछ हुई उसके बारे में, हमें कोई लेना देना नहीं। आपने सही कहा कि हमारे पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है पुख्ता, लेकिन जो उनका बयान था वो मैंने आपको बताया कि हमारा कोई हाँ, लेना देना नहीं है, मेरे एक ये परिचित का दूर का बेटा था, उससे पूछताछ हुई। ये ये दूर का रिश्ता है या पास का रिश्ता है या इस रिश्ते में कितनी गर्माहट है, वो तो जांच होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन हाँ, इतना तो सामने आया कि हाँ, मेरा रिश्तेदार है, मेरे दूर का रिश्तेदार है या मेरे जानने वाले का है। तो आपके जानने वाले का है, तो आप इस मामले में स्पष्टीकरण देने से क्यों बच रहे हैं? आपको सीधे-सीधे कहना चाहिए कि साहब, हम इस मामले में इस तरीके से पाक साफ हैं। लेकिन आप रिश्ते नातों की दुहाई दे रहे हैं, जनता इस बात को समझती है। हम तो फिलहाल जांच एजेंसी की ठोस रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम इस मुद्दे पर खुल के बात करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। वो लोग जो एंकर्स को गाली देते थे, नफ़रत की दुकान सजाते हैं, तो ये कौन-सा फूलों की दुकान सजाते थे? ये भी एक गोदी मीडिया ही है। तो अब से जो गोदी मीडिया बोलते हैं ना, वो ज़रा शांत ही रहें, क्योंकि गोदी मीडिया की कोई परिभाषा नहीं है ऐसी, जो गढ़ दी थी एक कथित पत्रकार साहब जो आजकल अब चैनल में भी नहीं है, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो चलाते रहें, बहुत अच्छी बात है। अपनी ही गोदी में खुद ही बैठ गए हैं अब वो। चलिए, एक बड़ी दिलचस्प खबर के साथ आज के बुलेटिन का अंत करेंगे। बच्चे का जन्म एक परिवार के लिए खुशी का अवसर होता है। नया जीवन दुनिया के लिए एक अनमोल उपहार है, जो दिलों को असीम खुशी और आशा से भर देता है। लेकिन जापान में यह क्षण अतिरिक्त विशेष है, क्योंकि यह देश अपनी निम्न जन्म दर को उल्टने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसी खुशी का एक मौका ओसाका के उत्तर में इचिनोनो नामक एक छोटे से गांव को तब मिला, जब वहां पुरानोस्को काटो नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक काटो अब 1 साल का हो गया है, लेकिन ग्रामीण अब भी लड़के के बारे में कविताएं लिखते हैं। काटो एक ऐसे गांव में ध्यान का केंद्र बना है जिसमें सिर्फ 53 निवासी हैं, जहां पिछले 2 दशकों में से अधिक समय में जन्म लेने वाला ये पहला बच्चा है, यानी 20 साल में पहले बच्चे का जन्म हुआ। यहाँ के निवासियों ने एक मनोवैज्ञानिक कमी को पूरा करने के लिए खेल के मैदान में आदम आदम कद गुड़ियाएं स्थापित की हैं, यानी कि बड़े-बड़े वो टॉयज उन्होंने स्थापित किए हैं। 2022 में जापान में 8 लाख से कम बच्चे पैदा हुए और स्वदेशी आबादी में आधे मिलियन से अधिक की कमी आई। मंत्रालय ने कहा कि समग्र गिरावट 1968 के बाद से दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट थी। जब सरकारी सर्वेक्षण शुरू हुआ, छोटे से मोनाको के बाद यह देश दुनिया की दूसरी सबसे बुजुर्ग आबादी वाला देश है। जनवरी में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने चेतावनी दी थी कि जापान इस कगार पर है कि क्या हम एक समाज के रूप में कार्य करना जारी रख सकते हैं। पुरानेस्को के माता-पिता अब चिंतित हैं, क्या लड़के को अपनी उम्र के दोस्त मिल पाएंगे कि नहीं। यानी वो छोटा सा बच्चा जो 20 साल में पहला ऐसा बच्चा है जो गांव में पैदा हुआ, अब माँ बाप को टेंशन भी है कि यहाँ तो 20 साल से पैदा ही कोई नहीं हुआ था, सब बूढ़े हैं, अब ये खेलेगा किसके साथ, क्योंकि पार्क में वो गुड्डे गुड्डियां तो लगा दिए गए हैं, लेकिन आइसोलेशन तो है, बच्चों को बच्चे तो चाहिए खेलने के लिए। तो ये बड़ी दिलचस्प खबर है। देखिए रोहित जी, हम लोग आए दिन खबरों पे नज़र बनाए रखते हैं और उस लिहाज से ये खबर जो है वो हैरान करने वाली भी है, चौंकाने वाली भी है और अपने आप में एक उम्मीद की किरण भी जगाती है और साथ में एक देश और जापान के लोगों को एक समाज के रूप में सचेत भी करती है कि व्यक्ति, समाज और देश सबके प्रति एक दूसरे की अपनी जिम्मेदारी होती है। तो उस जिम्मेदारी और वो जो समाज है, वो समाज किसी न किसी तरीके से राष्ट्र के विकास में अपना एक योगदान देता है। तो आपको ये जान के हैरानी होगी, जैसे मुझे भी हो रही है, कि जापान को आज की तारीख में बूढ़ों का देश कहा जाता है। जी, जी। यानी कि जापान में ऐसे लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो कि बुढ़ापे की कगार पे हैं या अधेड़ उम्र में हैं या आधी उम्र जिनकी हो चुकी है।
वहाँ ऐसी जनसंख्या, ऐसे लोगों की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हालाँकि ऐसा कहा जाता है कि जापान की महिलाएँ जो हैं, वो फ़ैशन पसंद है, यानी कि महिलाएँ बहुत ज़्यादा श्रृंगार और फ़ैशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। लेकिन समाज के प्रति, परिवार के प्रति और जिस तरीके से जनसंख्या को लेकर के जापान में दिनों-दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ये एक बड़ा चिंताजनक विषय है, जापान के लिए एक देश के रूप में, जापान के लिए एक समाज के रूप में और जापान के लिए और जापानियों के लिए एक कहते हैं ना परिवार के रूप में। तो ये ये सवाल राकेश जी ये राकेश जी इसलिए भी सवाल पैदा हुआ है क्योंकि वहाँ के जो नौजवान हैं, वो शादी जैसी संस्था में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रख रहे हैं। क्योंकि मैंने पीछे एक स्टोरी देखी थी जहाँ पे वो कह रहे थे बॉयफ्रेंड ऑन रेंट, गर्लफ्रेंड ऑन रेंट, वहाँ पे रेंट पे मिल रही है। मतलब कि आपको अगर समाज में शो करना है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, आप रेंट पे ले सकते हैं 1 दिन के लिए या घूमने लेकिन जाना है, आप आइसोलेशन फ़ील कर रहे हैं। बस वो चीज़ें होने के कारण मुझे लगता है ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है कि नए बच्चे आ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन जापान जो है वो रीति-रिवाज, संस्कृति, परंपरा इन चीज़ों को लेकर के भी काफ़ी जो है वो सजग है। हुँ, जापान हुँ। में जिस तरीके से जो आधुनिक रिश्तेदारी है या जो आधुनिक तौर-तरीके हैं, जो इंसानी रिश्ते को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसी बातें भी हैं, लेकिन जापान में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो उनके जो अपने पारंपरिक अंदाज हैं, वो उसको भी उसी तल्लीनता के साथ निभाते हैं। लेकिन जो समाज में जो आपसी एक तो मतलब भौगोलिक असर भी होता है। आप जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ का जो भूगोल है, वहाँ का जो मौसम है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो खान-पान है, इन सब चीज़ों का भी व्यक्ति पे असर होता है। लेकिन इसके जी, बावजूद भी बड़े पैमाने पे बड़ी आबादी और जापान जैसा देश जहाँ पे कि कहते हैं कि हर घर में उद्योग है, वहाँ पे इस तरीके की बात आना बड़ी चिंताजनक है। जापान में लोगों के पास संसाधन की कमी नहीं है, जापान में लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, जापान में लोगों के पास रोज़गार की कमी नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद अगर कमी है, तो वो युवा आबादी यानी कि यंग जनरेशन की कमी और ये जी। कमी जो है आंकड़े जो है आपने दिखाई दिए कि मतलब आधी मिलियन आपने कहा ना कि 2022 में जो है वो करीब-करीब जो है वो 8 लाख कम बच्चे पैदा हुए। जी, जी, जी। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है और ख़ास तौर से जापान जैसे देशों के लिए तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है और इस बारे में जापान सरकार को और ख़ास तौर से वहाँ की जो मौजूदा युवा पीढ़ी है, उसको इस बारे में सजगता के साथ और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों उनका देश इस मोर्चे पे चिंताजनक स्थिति में पहुँच गया है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रधानमंत्री ने भी वहाँ की चिंता जताई है। बहुत शुक्रिया राकेश जी, बड़ा लंबा समय आपने निकाला और बड़ी अच्छी चर्चा जो हुई है हमारी सारी खबरों पे और हमारे दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी खबरों पे अपने कमेंट्स के ज़रिए नीचे बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप भी खुल के बोलिए, ज़रूर बताइए, लेकिन संयमित भाषा में, जैसे हम बातचीत करते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हम आपसे मिलेंगे कल एक नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।